फ्रेंड्स, जब यूपीएससी में हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, सो ये पेपर 3 का पार्ट होता है। इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पहले भी आते थे, बट ये सिलेबस का अपडेटेड वर्जन है, 13 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो मेनली टॉपिक्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली जैसे इसको डिवाइड किया है, डेवलपमेंटल इशूज़ एंड एक्सट्रीमिज़म की बात हुई है, फिर आप देखोगे ऑर्गेनाइज क्राइम की बात हुई है, फिर साइबर सिक्योरिटी की बात हुई है, प्लस नक्सलिज़म, टेररिज्म, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। LWE के साथ नक्सलिज़म आप पढ़ेंगे। टेररिज्म या टेरर फंडिंग के बारे में लिखा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे ये सारे टॉपिक जो कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज क्रिएट करते हैं, प्लस बॉर्डर मैनेजमेंट। एंड बॉर्डर मैनेजमेंट में अपने आप में एक साइड पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, एक साइड बांग्लादेश वाला है, कुछ म्यांमार के हिस्से में आता है, और नेपाल साइड और भूटान साइड पर भी बातचीत होती है। तो ये बॉर्डर इश्यूज़ हैं। अब आप देखेंगे हम एक एक टॉपिक लेकर बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको अप्रोच क्या रखना होगा। एक बेसिक स्टडीज़ करना ज़रूरी है इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपको मिनिमम ये पता होना चाहिए कि जब आप बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान के साइड इंडिया का बॉर्डर कितना है, मतलब लैंड वाला बॉर्डर एरिया कितना है। नंबर 2, बांग्लादेश के साइड में बॉर्डर कितना है। अब ये तो बॉर्डर की लंबाई चौड़ाई की बात हो गई। अब ये देखना है कि जोग्राफिकल चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर दी जोग्राफिकल चैलेंजेस टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब यहीं पर एक टॉपिक आता है पोरस बॉर्डर का इशू। इसका मतलब बॉर्डर के नीचे छेद है और वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, जैसे कि बॉर्डर एरिया में पानी ज़्यादा है, या फिर उस एरिया में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है जहाँ पर हम प्रॉपर फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब इस इश्यूज़ के कारण आप देखोगे कि उस एरिया से लोग अंदर आ रहे हैं, और ये जब आ रहे हैं तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या करना है, आपको गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स को चेक करना है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या बॉर्डर रोड मैनेजमेंट, ये मिलकर फेंसिंग का काम कर रहे हैं। फेंसिंग कितने किलोमीटर के दायरे में हम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फ्लड लाइट का अरेंजमेंट किया गया वो इम्पॉर्टेंट है। हमारी उस एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी, पेट्रोलिंग कैमल के ऊपर भी की जा रही है। पेट्रोलिंग के लिए हमने CCTV भी लगा दिया है, पेट्रोलिंग के लिए हमने स्निफर डॉग्स भी लगा रखे हैं, और साथ ही साथ ड्रोन के थ्रू भी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सो दीज आर लेटेस्ट अपडेट्स। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब वो वहाँ पर सवाल आ रहा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है, पोरस बॉर्डर का इशू क्या है। इस बीच आप करंट अफेयर्स में अपडेट नहीं रखते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि असम राइफल्स ने या बांग्लादेश के साइड में आप देखेंगे BSF के जवानों ने किन लोगों को कैप्चर किया। पता चला कि वहाँ पर गोल्ड का स्मगल कर रहे हैं, उनको हमने कैच किया है। सेक्स रैकेट्स जो मैनेज कर रहे हैं उनको हमने कैच किया है। इंडिया से आप देखेंगे ड्रग्स की सप्लाई लेकर बांग्लादेश जा रहे हैं, या फिर ड्रग्स वहाँ से इस तरफ लेकर आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को बॉर्डर सिक्योरिटी कैच करती है। प्लस इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे घुसपैठ हैं जो हमारे आसाम स्टेट या बांग्लादेश के आसपास जितने भी स्टेट्स लगे हैं उनके चारों तरफ घुसपैठ भी हो रही है, तो हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, बात हो रही थी बॉर्डर स्टेट की, तो बॉर्डर मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की। अब ऑर्गेनाइज क्राइम एक टॉपिक नहीं बल्कि इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मतलब ये मिक्सचर है, सभी टॉपिक्स का मिक्स है, बेसिकली इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। सो जब आप बात करेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम की, इसमें ड्रग्स का भी आ जाएगा प्रॉब्लम, इसके अलावा मर्डर का भी आ जाएगा, इसमें फिर किडनैपिंग को भी आप कवर कर सकते हैं, प्लस ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट करने वाला एक ग्रुप है वो भी इसमें आ जाएगा। प्लस इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट में जो सट्टा है या बैटिंग है या जुए का खेल है, ये सब काफ़ी बड़े सिस्टम में मैनेज हो रहा है, और ये टेक्नोलॉजी की हेल्प के बिना मैनेज नहीं हो रहा है। दिस ऑल आर कमिंग अंडर ऑर्गेनाइज क्राइम। इसके लिए हमारे पास एक्ट्स भी हैं, बट उसके बावजूद भी ये स्टेट का बहुत बड़ा चैलेंज है। सिंस लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, आप सभी जानते हैं स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये, पॉलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो स्टेट को भी ध्यान देना पड़ता है। तो इन एरिया से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको चाहिए कि ड्रग्स कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, ड्रग्स कैसे हमारे देश में बाहर से लाए जा रहे हैं। आप देख पाते हैं कि मुंद्रा पोर्ट में, मुंबई पोर्ट में ड्रग्स के बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं, और वो छोटे मोटे खेप नहीं हैं, बड़े बड़े हैं, जिनमें 50,000 करोड़ की कीमत का है। ऐसे बड़े बड़े प्राइस लेवल के ये आ कहाँ से रहा है, और क्या गलती से वो एंट्री कर जाएं हमारे देश के अंदर, तो सोचिए इसके शिकार कौन होंगे। छोटे छोटे बच्चे या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो यंग एज में डिस्कोथेक जाते हैं या फिर बार में बैठते हैं,
वहाँ पर इस तरह के ड्रग्स पैडलर जो हैं आसपास घूम रहे हैं, स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों के फेयरवेल की पार्टीज़ में ड्रग्स का इंतजाम वो लोग करके दे रहे हैं। हमें ये सब चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। अब जब स्कूल एजुकेशन की बात आती है तो ड्रग्स का कनेक्शन हमें चेक करने की ज़रूरत है, और ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपको जस्टिस में जब एजुकेशन की बात करनी है, पॉलिटी में जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करनी है, इंटरनल सिक्योरिटी में जब ड्रग्स की बात करनी है, इन सभी का कनेक्शन आपस में निकाल के आपको पढ़ना होगा कि कैसे हम बेस्ट आंसर दें। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, गवर्नेंस की, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ये देखना है कि हम इन्हें कैच कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कंट्रोल कैसे करें। सो ओवरऑल क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का है, टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी का है, लेकिन आप मैनेज इन एंगल से आप उनको करने की कोशिश करें। सो ये एक आपका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल। इसके बाद मान लो मैं टॉपिक लेता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें। सो मनी एक टॉपिक है, उसे पहले उसका बेस समझ लीजिए कि गवर्नमेंट उसको डील कैसे करती है, ऑफिशियल मनी या लीगल टेंडरिंग हम किसको कहते हैं। फिर अब यहाँ से ब्लैक मनी की डेफिनेशन में क्या है। सो ब्लैक मनी आप देखेंगे एज सच कहीं डिफाइंड नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो जो ब्लैक मनी है उसको फिल्टर आउट करना, उसको डिफरेंट लेयर्स में सोसाइटी के अंदर डाल देना, इकोनॉमी में डाल देना, दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। तो लॉन्डर करना मतलब धोना, वाइट करना। सो मनी का कलर नहीं है बेसिकली, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम ब्लैक मनी कहते हैं। फिर इसी में हवाला रूट भी आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी, और अक्सर ये करंट अफेयर्स में होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीबीआई, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीबीडीटी, इन सभी का टैक्स इंटेलिजेंस भी हमारे पास, एफआईयू भी है, इंटरनेशनल भी कनेक्शंस हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर हमें समझना है कि ये आपस में कैसे वेल कनेक्टेड हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से एक्ट्स में सुधार करे। लास्ट 10 to 15 ईयर्स में आप देखेंगे सेंट्रल एजेंसीज काफ़ी एक्टिव हो गई हैं इस तरह के करप्शंस को कर्व करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। सो ये इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सो इंटरनल सिक्योरिटी दिखने में ऐसा लगता है कि सिर्फ करंट पढ़ लो और काम चल जाएगा। नो, आपको एक बार बेस तो समझना पड़ेगा। व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसके बेसिक्स में क्या लिखा है। आपको ये ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। आपको ये समझना पड़ेगा नक्सलिज्म को कंट्रोल कैसे कर रही है गवर्नमेंट। नक्सलिज्म में आप यदि लैंड रिफॉर्म्स नहीं पढ़ते हैं, नक्सलिज्म में सोशलिज्म नहीं समझते हैं, नक्सलिज्म में माओइज्म नहीं समझते हैं, तो आपको ये कभी भी क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल नक्सल प्रॉब्लम क्या है। नक्सलिज्म जैसा आपको आंध्र प्रदेश में दिखता है वैसा छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता है, जैसे ओडिशा में दिखता है वैसे झारखंड में नहीं दिखता है। सो ये डिफरेंस भी आपको समझने की ज़रूरत है। नक्सलिज्म तो नक्सलिज्म है, but what are the different strategies adopted by the Ministry of Home Affairs and the state government, दोनों के बीच मिलाकर किस तरह की स्ट्रैटेजी बन रही है, इसको भी देखने समझने की ज़रूरत है। आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा कि नक्सलिज्म में लेटेस्ट मैंडेट क्या है गवर्नमेंट का। वाई वी आर सेइंग 31 मार्च 2026 इज द एंड ऑफ नक्सलिज्म। क्या इसके लिए जोनल काउंसिल में बात हुई है? क्या इंटर स्टेट अप्रोच है यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर पॉलिटी भी आ गई, यहाँ पर इकोनॉमी भी आ गया, क्योंकि आप यहाँ पर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की बात करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स को आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। सो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। देन आप सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर SRE की बात करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बजट में पास करती है। फिर आप लोकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, MP लेड की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिकॉज इन सबका रिलेशन डेवलपमेंट से। और इंटरनल सिक्योरिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, आपके जस्टिस में भी है, सोसाइटी में भी है, एथिक्स में भी है, पॉलिटी में भी है, गवर्नेंस में भी है, और सिक्योरिटी में भी है। सो एक डेवलपमेंट उसके चारों तरफ आपको घूमना है कि बस्तर में अब जो सड़कें बनाई जा रही, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, वो डेवलपमेंट के किस कैटेगरी में, क्या उससे हम नक्सलिज्म ख़त्म कर पाएंगे। बस्तरिया बटालियन लोकल यूथ को हमने एम्पावर किया, जो ऑलरेडी नक्सल थे उन्हें हमने सरेंडर करवाया, उन्हें सोशल डेवलपमेंट से कनेक्ट किया, उनके ऊपर फंड खर्च किया, उनको बिजनेस खोलने में हेल्प की, उनको जॉब दिलाने में हेल्प की, उनके मैरिज में हेल्प की, उनकी फैमिली और जॉब सेटल करने में हेल्प की। तब जाकर वो हमारा साथ देने तैयार हुए। हमने उनको पुलिस में रिक्रूट किया, हमने उनको आर्म फोर्सेस में लिया, और फिर उनकी हेल्प से अब हमें पता चल रहा है कि नक्सलिज्म किन एरियाज़ में माइंस बिछा कर रखें, हम बच के कैसे जाएं। सो आप देखेंगे कोबरा बटालियन की बात हो रही है। फिर लोकल एरियाज़ में कुछ स्कीम्स चलाई जा रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट
को मिलाकर जैसे लोन वरातू का एक स्कीम चलाया जा रहा है। सो आप देखेंगे लोकल एरियाज़ में भी ये सारी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। जब तक इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी आप नक्सलिज्म को समझ नहीं पाएंगे। तो नक्सलिज्म के लिए किए गए सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे उस एरिया के लोकल अंडरस्टैंडिंग से आपको समझना पड़ेगा। लोकल लैंग्वेज जानने वालों को अपॉइंट किया गया, लोकल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, तब जाके नक्सलिज्म को हम कर्व कर पा रहे हैं। तो सिर्फ नक्सलिज्म को आप नक्सलबाड़ी से शुरू करके ख़त्म कर देते हो कोबरा बटालियन में, इससे बात नहीं बनने वाली। आपको और भी ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि कैसे सरेंडर पॉलिसी काम कर रही, कैसे हमने ह्यूमन इंटेल को ठीक किया, कैसे हमने अपने सीआरपीएफ के और लोकल जो पुलिस वाले हैं उन जवानों के हमने की फैसिलिटीज़ बढ़ाई, उनको मोटिवेट किया, उनको आगे तक जाने में हमने हेल्प की, उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रोवाइज़ किया। तब जाके और गृह मंत्री खुद जाके वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, बार बार आना, बार बार मीटिंग लेना, ये सारी चीज़ें नक्सलिज्म के खात्मे की ओर इशारा करती हैं। थैंक यू दोस्तों।